ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पार्शियल ब्रेकडाउन होने से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। दुनिया में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एरोबिक होते हुए कई बार एनएरोबिक कंडीशन में सेल्स में रेस्पिरेशन करते हैं। तो इससे 3 तरह के कंडीशंस बनती है कि पायरुविक एसिड आगे चल के क्या क्या कर सकता है। तो पायरुविक एसिड का आप समझें कि पायरुविक एसिड पहला तो हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हो सकता है एनएरोबिक कंडीशन में रेस्पिरेशन। यहां पे मैंने कंडीशन वर्ड को हाईलाइट किया है, एनएरोबिक कंडीशंस में। तो एनएरोबिक कंडीशंस में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग पाथवे चलते हैं 2 और उससे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो, एक से हमें मिलता है इथेनॉल के साथ CO2, इथेनॉल प्लस CO2, और एक में मिलता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन कहलाती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, गॉट इट। अच्छा, अब इसमें समस्या ये है कि कौन सी सेल, कौन सी कंडीशन, कौन सा पाथवे और कौन सा एंजाइम, ये सब चीजें बच्चों को याद करनी होती है। पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट हो गया ग्लाइकोलाइसिस का। इसका मेटाबॉलिक फेट क्या होने वाला है वो सेल की नीड पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ये जो बात है, मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर नीड, ये एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है। क्या क्या नीड हो सकती है सेल की, ठीक है, समझते हैं। 3 तरीके हैं मेन, देयर आर 3 मेजर वेज जिससे डिफरेंट सेल्स में पायरुविक एसिड को डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। नंबर 1 लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नंबर 2 एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन कब होता है? अंडर एनएरोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स। चलो, फर्मेंटेशन प्रोकैरियोट में होता है, ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा एनसीईआरटी यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स यानी कि प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा की बात हो रही है। किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, फंजाई में एक यूनिसेल्यूलर ईस्ट भी है, ईस्ट। अच्छा, यूकैरियोट मतलब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होने के बाद भी कंडीशन एनएरोबिक है, इसलिए वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की तरफ जा रहा है। और प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होने का चांस नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर ग्लूकोज का होता है तो CO2 मिलेगा। ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, दे विल बी ऑक्सीडाइज टू CO2 और साथ में H2O। पर ऑर्गेनिजम्स उसके लिए क्या चलाते हैं? क्रेब्स साइकिल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए चलेगा क्रेब्स साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई लगती है। अगला टॉपिक आ जाता है इस हिसाब से फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या लिखा जाता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। किसका? ग्लूकोज का। किसका एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने? ईस्ट का। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक फंजाई है। फंजाई किस में आते हैं? तो यूकैरियोट में आते हैं और यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एनएरोबिक कंडीशन रहेगी, कंडीशन एनएरोबिक रहेगी तो वहां पर कुछ रिएक्शंस चलती हैं जहां पे पायरुविक एसिड से हमें मिलता क्या है? CO2 और इथेनॉल। ये हो गया। यहाँ एंजाइम कौन से लगते हैं? तो एंजाइम 2 लगे हैं, देखो। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज मींस पायरुविक एसिड में से एक कार्बन को कम करना। डीकार्बोक्सिलेशन एक कार्बन को कम करेगा। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है।
3 कार्बन में से एक कार्बन को कम करके CO2 के फॉर्म में सेल बाहर निकाल देती है और ये 2 कार्बन से बन जाता है C2H5OH इथेनॉल। तो 2 एंजाइम लगेंगे। पहला एंजाइम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया मतलब यहाँ प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, वो लैक्टिक एसिड बना लेते हैं पायरुविक एसिड से। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन गया, उसके बाद क्या उसमें कार्बन निकला? नहीं निकला। अब आप इस फिगर को समझेंगे और इससे ये कहानी क्लियर होती है। हाँ, ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, 2 मॉलिक्यूल्स बने इसके। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब ये वाली स्टेप हुई थी तो यहां पर NAD+ का रिडक्शन हुआ था और रिडक्शन से NADH+H+ बना था। तो अगर इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो यहां भी इसके 2 मॉलिक्यूल लग जाएंगे और ये 2 NADH+H+ बना देंगे। 2 मॉलिक्यूल इसके भी मिलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। आगे चल के सब्सिक्वेंट स्टेप्स में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और ये फाइनली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके की 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। पायरुविक एसिड से एक कहानी ऊपर जाती है, एक कहानी 2 स्टेप में नीचे आ रही है। ऊपर वाली कहानी में पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन से लैक्टिक एसिड बना, वो भी 3 कार्बन का। तो यहां पर कार्बन नहीं निकाला गया, लेकिन इस काम को करने के लिए NADH का यूज हुआ है और NAD+ बन गया है। ठीक इस स्टेप का उल्टा, यहां पर हमने NAD+ लगा करके NADH बनाया, यहां NADH+H+ लगा के NAD+ यूज बना लिया। तो 2 मॉलिक्यूल इसके थे, 2 मॉलिक्यूल इसके भी लग गए और जो ग्लाइकोलिसिस में NADH मिला था वो यहाँ पे दोनों के दोनों यूज हो गए। गॉट इट? मतलब ग्लाइकोलिसिस में बना हुआ NADH यहाँ पे यूज हो गया। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बनते हैं, 2 ATP का यूज होता है और 2 बच जाते हैं। 2 ATP बच जाते हैं और 2 ATP के अलावा 2 NADH बचते हैं। पर अगर सेल किसी तरीके से किसी कंडीशन में लैक्टिक एसिड वाला पाथ अपनाती है या फॉलो करती है तो उस केस में 2 NADH जो थे वो भी यूज हो जाएंगे, केवल और केवल 2 ATP ही बचेंगे। ठीक इसी तरह से पायरुविक एसिड से जब इथेनॉल और CO2 बनाया गया है तो इथेनॉल 2 कार्बन का है और ये 1 कार्बन का है, तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। पहले स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, दूसरे केस में अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। तो एंजाइम 2 लगे हैं, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, CO2 मिल गया। यहां भी वही कहानी है, 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल लगेंगे और NADH यूज हो जाएगा। तो दोनों केस हो, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे इथेनॉलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों केस में NADH plus H plus are used up. Only 2 ATP remain. कहाँ के 2 ATP? तो ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP बच जाएंगे। क्लियर हो गई बात? आइए इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, एनिमल सेल्स में भी, जैसे कि मसल सेल्स की बात हो रही है, मसल सेल्स में एक्सरसाइज जब की जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कभी कभी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उस कंडीशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। एंजाइम कौन सा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर है NADH+H+, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन दे करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? NAD+ में, मतलब यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात में आगे चलते हैं। दोनों ही रास्तों में, चाहे लैक्टिक एसिड वाला हो या अल्कोहल वाला हो,
एनर्जी बनती नहीं है, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। कैसे कहते हैं इस बात को? देखिए, अगर हम मान के चलें कि ग्लूकोज के रेस्पिरेशन से, कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से या तो 36 या 38 एटीपी रिलीज होंगे, ठीक है। अच्छा, एक NADH प्लस H प्लस कितने एटीपी के बराबर है? तो 3 एटीपी आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो 2 NADH कितने के बराबर हुए? 6 एटीपी के बराबर। तो 6 एटीपी तो ये हो जाते, और 2 एटीपी डायरेक्टली बच गए थे, तो 6 और 2 8 एटीपी बचने चाहिए थे। सेल के पास में 8 एटीपी बचने चाहिए थे, या 8 एटीपी के बराबर एनर्जी बनने लायक पोटेंशियल होना था। पर अगर 38 में से आप इस 8 को माइनस कर दें तो ये बचा कितना? 30, ठीक है। और टोटल एटीपी अब कितनी बची सेल के पास? 2। तो इस हिसाब से 2/30 इंटू 100 करने पर आपका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में देखने पर 7% के आसपास, 7% के आसपास आ जाएगा। इसलिए ये लाइन कहता है एनसीईआरटी की लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये लाइन पूछी जा चुकी है नीट में, है ना। Energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. Also, the processes are either acid producing or alcohol producing. अगर एसिड बना तो भी सेल के लिए खतरा है, अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में बना तो भी सेल के लिए डेंजर है, हजार्ड है। इसलिए दोनों ही प्रोसेस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉलिक फर्मेंटेशन आर हजार्डस, बट एरोबिक रेस्पिरेशन हजार्डस नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितना हजार्डस है उसकी एक कैलकुलेशन यहाँ पे एनसीईआरटी देता है। मान लीजिए कि सेल का वॉल्यूम है 100 ml। हम मान लेते हैं कि हमारा एक हाइपोथेटिकल सेल है, 100 ml है उसका वॉल्यूम। इस 100 ml के अंदर सेल कितने परसेंट तक एल्कोहल प्रोड्यूस करेगी तो वो जिंदा रहेगी, और कितने परसेंट के बाद मर जाएगी, ये बात बताता है यहाँ पे एनसीईआरटी। अगर 13% एल्कोहल, सेल के वॉल्यूम का टोटल का 13% अगर एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, यहां तक तो सेल बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो सेल मर जाएगी, सेल मर जाएगी। 13% मतलब कितना? 13 ml। तो ये 13% वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेचुरली फर्मेंटेड बीवरेजेस जैसे कि वाइन हुआ या बियर हुई, इनमें अल्कोहल का परसेंटेज 13 से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर इससे ज्यादा परसेंटेज वाला अल्कोहलिक बीवरेज बनाना है तो उसके लिए करना पड़ेगा डिस्टिलेशन। नॉन डिस्टिल्ड में 2 आते हैं, बियर और वाइन, जबकि डिस्टिल्ड में रम, विस्की, वोदका एटसेट्रा आते हैं। तो इनके अंदर 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं हो सकता, किसके अंदर? वाइन और बियर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं उस प्रोसेस में जो कि ज्यादा एटीपी बनवाएगी और उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होगी, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो कहां पर होती है। पहली बात तो ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स होंगे कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता क्या है? लीड्स टू ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहां पर हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? ग्लूकोज। किसी भी कार्बन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हम जानते हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन को कहा जाता है रिड्यूस्ड। जैसे जैसे हाइड्रोजन निकालते जाएंगे वैसे वैसे वो होता जाएगा ऑक्सीडाइज। अब हाइड्रोजन निकालेंगे तो किसको जोड़ेंगे? ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। तो सभी कार्बन आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे CO2 में। इनका हाइड्रोजन निकाल करके ऑक्सीजन जोड़कर इन्हें CO2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब ये हो जाएगा तब कहा जाएगा कि दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे रिलीज होगा CO2, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीजें मेन होनी है। पहली चीज क्या होनी है, देखो पहले तो ये समझते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। किससे होगा, तो बोले कि ग्लूकोज का तो ग्लाइकोलिसिस हो गया था, पायरुविक एसिड बन गया था, वो पार्शियल ऑक्सीडेशन था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब पायरुविक एसिड को लेके आना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में बना हुआ पायरुविक एसिड लाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यहां दो मेन घटनाएं होने वाली है, दो मेन इवेंट्स होने वाले हैं। पहला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ऑक्सीडेशन का अभी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि धीरे धीरे हम सारे हाइड्रोजन एटम्स को निकालते जाएंगे, उनकी जगह कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ते जाएंगे स्टेप वाइज। क्या लिखा है, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। हम जानते हैं पायरुवेट के पास 3 कार्बन है, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अच्छा, जब हाइड्रोजन कहीं से निकालते हैं तो केमिस्ट्री में आपने भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकलता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है किसी न किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको पास करना है, पासिंग ऑन, इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी पास्ड ऑन। कहां पास करना है, तो ऑक्सीजन तक, पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी दिया जाएगा, और इससे हमें फाइनली मिल जाएगा वाटर। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना है और पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन होगा मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा मतलब इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होगा। वो इलेक्ट्रॉन पास करते हुए कुछ मॉलिक्यूल से होते हुए ऑक्सीजन तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और उससे एटीपी बना लिया जाएगा। चलो भाई, अब इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये जो पहला स्टेप है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये होगा कहां, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द मैट्रिक्स। और दूसरा वाला जो है सेकेंड प्रोसेस ऑन, यहां इन और ऑन का इंपॉर्टेंस है, इन द मैट्रिक्स और ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, हाँ अच्छा पायरुवेट का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब वो इक्वेशन किस तरह से लिखी गई है यहां पर हम समझते हैं। हाँ, पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म से बना। भाई ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कहां हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, तो कि साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल में। वो पायरुवेट जो कि साइटोसोल में बना था, ग्लाइकोलाइसिस से वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और वहां होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ 3 मतलब आप केमिस्ट्री के हिसाब से समझते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी कंपाउंड से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो भी वो ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो भी ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, दूसरी प्रोसेस है डी
कार्बोक्सिलेशन। मतलब एक तरफ तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी तरफ डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा। किसका? पाइरुवेट का। डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ कार्बन। गॉट इट? तो ये कैसे होता है वो हमें समझना है। द रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। भाई मेन काम तो हाइड्रोजन हटाना है यहाँ पे, तो एंजाइम आया पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कुछ कोएंजाइम्स यहाँ पे लगते हैं, जैसे कि NAD प्लस लगता है, NAD प्लस और कोएंजाइम A। ठीक है, NAD प्लस का क्या होता है? तो NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में। कैसे हुआ? इसको हाइड्रोजन दिया गया होगा। हाइड्रोजन कहां से निकाला? पाइरुवेट से निकाला। ठीक है, तो हाइड्रोजन निकालना यानी हुआ ऑक्सीडेशन। पर साथ में ही पाइरुविक एसिड से हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन भी निकाला है, इसका मतलब क्या हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन। तो अब कितने कार्बन बचे होंगे पाइरुवेट के पास एक निकलने के बाद? 2। वो 2 कार्बन बन गए क्या? एसिटाइल ग्रुप। हम जानते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है केमिस्ट्री के हिसाब से CH3COOH, लेकिन अगर CH3COO माइनस है, दिस इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप। तो एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। एसिटाइल ग्रुप किससे जुड़ जाएगा? कोएंजाइम ए से। कोएंजाइम ए से जुड़ने के बाद उसे कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। NAD प्लस को हाइड्रोजन मिल जाएगा, वो बन जाएगा NADH। एक कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगा, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम का नाम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। मैग्नीशियम इसके लिए कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक, कैटलिस्ट की तरह। अब ये NADH कहां बना? जहां पर ये प्रोसेस हो रही है। कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना भाई। अगर हम बात करते एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, तो उससे 2 पाइरुविक एसिड बने थे। तो अगर हम ये रिएक्शन पूरी की पूरी 2 मॉलिक्यूल से लेके चलेंगे, तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी 2 मॉलिक्यूल बने, CO2 के भी 2 मॉलिक्यूल बने और NADH के भी 2 मॉलिक्यूल बने। वही बात लिखी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की अगली स्टेप है। ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम में हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट के नाम पर क्रेब्स साइकिल भी जाना जाता है, सॉरी क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है। मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ये हो गए 5, ये हो गया छठा कार्बन। तीनों पर COOH ग्रुप हैं, 3 COH ग्रुप हैं। दैट इज वाई दिस एसिड इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कारण इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ढूंढने वाले थे हैंस क्रेब, जिन्होंने पिजियन के मसल्स में इसको डिस्कवर किया था। दैट इज वाई द साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। कहां से स्टार्ट होगी? तो जहां लिंक रिएक्शन खत्म होगी। चलो देखते चलते हैं। ये है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी क्रेब्स साइकिल। पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल, हम एक ग्लूकोज से लेके चल रहे हैं शुरू से। ठीक है, तो यहां पर कोएंजाइम में लगा होगा, NADH बन गए। कितने? 2 बन गए, 2 बन गए। CO2 कितने रिलीज हो गए? 2 रिलीज हो गए। एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल 2 बन गए। ये पूरी कहानी कहलाती है लिंक रिएक्शन। अब यहां आपको ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा वो किससे दिया जा रहा है? तो NADH को दिया जा रहा है या NAD प्लस को दिया जा रहा है?
तो जाहिर सी बात है NAD+ को दिया जाएगा। NADH प्लस H प्लस हाइड्रोजन लेने के बाद बना है, ठीक है। तो पाइरुवेट से 2 हाइड्रोजन निकाल करके यहां दे दिए गए हैं, ठीक है, 2 NADH बना लिए गए। ये कहानी कहलाई लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन का है उसको जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। ये क्रेब्स साइकिल का पहला रिएक्शन है। कोई भी साइकिल है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जहां से वो स्टार्ट होगा वहीं पर उसका एंडिंग होगा। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन 2 कार्बन टोटल हो गए 6 कार्बन। पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड, ये स्टार्ट होने वाली स्टेप है। फिर इसके अंदर से सक्सेसिव हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन करना है, कार्बन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, कार्बन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, कार्बन निकालना है। हाइड्रोजन निकाल के बना लिया NADH। कितने बन गए यहाँ? तो ये 2 थे तो ये भी 2 बन गए, ठीक है। कितने CO2 निकाले? तो बोले 2 निकाल लिए, तो ये भी 2 निकल गए। क्लियर हो गया? एक ग्लूकोज से चल रहा है सारी कहानी, है ना। अगर 6 कार्बन में से एक CO2 निकाला तो 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन गया। इससे फिर वही किया, हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दिया, तो 2 NADH यहां बन गए, ठीक है। वैसे ही 2 CO2 यहां बन गए। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का था, 2 यहां से जुड़े, 2 के बाद एक इधर ये निकल गया, एक इधर ये निकल गया, तो अब कुल मिलाकर के कोई भी कार्बन नहीं बचा है पाइरुवेट का। अब क्या करेंगे? जब ये काम होता है, कौन सा काम? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनाया जाता है। इस प्रोसेस में यहां पर कोएंजाइम ए भी रोल प्ले करता है, जो एनसीईआरटी यहां नहीं बताता। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए वो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तब उसका एक फोस्फेट ग्रुप ग्वानोसिन डाइफोस्फेट के साथ जुड़कर ग्वानोसिन ट्राइफोस्फेट बना लेता है। ये जो ग्वानोसिन ट्राइफोस्फेट है ये स्टेबल नहीं है, ये उसी समय कन्वर्ट हो जाता है, अपना फोस्फेट ग्रुप देता है ADP को और कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ये 2 रिएक्शन एक साथ चलती है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कपल्ड रिएक्शन। अच्छा, यहाँ ATP का फॉर्मेशन एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के द्वारा किया गया, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट एक था, उसने दूसरा सबस्ट्रेट बनाया, उस प्रोसेस में फोस्फेट ग्रुप निकला, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद हमें मिला सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का। अब 4 कार्बन का ये सक्सिनिक एसिड फिर से कन्वर्ट करके बना दिया जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पर ऐसे में कहानी पूरी नहीं हुई है, यहां पर हमें समझना है। पहले तो ये 2-2 वाला हिसाब पूरा करते चलें, ठीक है। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा, पर ऐसा करते समय और हाइड्रोजन निकाल लिया जाएगा, लेकिन CO2 तो बचा नहीं है, अब CO2 निकालने की जरूरत भी नहीं है, केवल हाइड्रोजन निकाला जाएगा। तो जब हाइड्रोजन निकालेंगे तब क्या होगा? इस बार हाइड्रोजन लेके जाएगा FAD+, जिससे बनेगा FADH2, ठीक है। अब मैलिक एसिड आगे कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, यहां और हाइड्रोजन फिर से निकाले जाएंगे, जिस कारण NAD+ को हाइड्रोजन देके NADH बना लिया जाएगा, तो ये भी 2-2 बन जाएंगे। कपल्ड रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, कपल्ड रिएक्शन कौन सी है, क्या है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। TCA साइकिल स्टार्ट हुई कंडेंसेशन से, जुड़ने से, ऐड होने से। कौन से 2 मॉलिक्यूल? एसिटाइल ग्रुप का जोड़ा गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, वाटर से, जिससे हमें मिला सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन के लिए एंजाइम कौन सा लगा? सिट्रेट को बनाने वाला एंजाइम, सिट्रेट सिंथेज। एक मॉलिक्यूल COA कोएंजाइम A का रिलीज हो जाएगा, सिट्रेट को आइसोमरिक फॉर्म कन्वर्ट किया जाएगा आइसोसिट्रेट में, सिट्रिक से आइसोसिट्रिक एसिड।
इसके बाद 2 लगातार स्टेप होंगे, 2 सक्सेसिव स्टेप होंगे किसके, डीकार्बोक्सिलेशन के, जिससे क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड पहली बार, सिट्रिक एसिड से एक बार कार्बन निकाला, अल्फा कीटो बना, अल्फा कीटो से एक कार्बन और निकाला, सक्सिनिक एसिड बना, CO2, 6 कार्बन, 6 में से एक निकला 5 कार्बन, 5 में से एक और निकला 4 कार्बन, 2 बार लगातार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। 2 लगातार डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स के बाद आगे क्या हुआ, इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होगा, कैसे, तो अल्टीमेटली वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल टू सक्सिनिक एक जीटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये जीटीपी का मॉलिक्यूल बनना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। अब कपल्ड रिएक्शन होगी, जीटीपी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जीडीपी में, मतलब 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, और फॉस्फेट दिया जाएगा किसको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, ताकि वो बन जाए ट्राइफॉस्फेट। साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। अच्छा, पूरे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को अगर हम देखें, ये लिंक रिएक्शन, ये क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन में 2 NADH बने, 2 NADH बने, 2 NADH बने, और इधर भी 2 NADH बने, तो टोटल हमें क्रेब्स साइकिल में मिले 8 NADH प्लस H प्लस, गॉट इट। अच्छा, 2 FADH2 मिले, ठीक है, यहां पर 2 ATP बन जाएंगे, 2 ATP, ये पूरी एनर्जी का कैलकुलेशन आगे काम आएगा। अब यहां पर ये कंटिन्यू चलता रहे क्रेब्स साइकिल, इसके लिए क्या जरूरी है, हाइड्रोजन निकालने के लिए जरूरी है कि NAD प्लस हो, FAD प्लस हो, तो NAD प्लस और FAD प्लस बार बार मिलते रहने चाहिए। तो ये कहां से आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आते हैं, वहां जाके हाइड्रोजन दे आते हैं और वहां से NAD प्लस इधर आ जाता है क्रेब्स साइकिल में। NAD प्लस चाहिए, FAD प्लस चाहिए, और क्या चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, ताकि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड चाहिए, ताकि वो बार बार जुड़ सके एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां NAD प्लस कन्वर्ट हुआ NADH में, 1 2 3, साइकिल में 1 2 3, 3 जगह हुआ ये। लेकिन अगर पूरा लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल देखें तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट थे ऐसे। एक पॉइंट था ऐसा जहां FAD प्लस कन्वर्ट हुआ FADH2 में, एक पॉइंट ऐसा था जहां GTP से बनाया गया ATP, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो जाती है। कंटिन्यूड समरी इक्वेशन, हाँ भाई, कंटिन्यूड इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्स द रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस एंड FAD प्लस फ्रॉम NADH एंड FADH2। ये पूरी रिएक्शन बताई जाती है। पूरी रिएक्शन कैसे बताई है, पाइरुविक एसिड लिया था हमने, 4 NAD प्लस लिए, कहां से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक FAD लिया कहां से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ठीक है। एक पाइरुविक के लिए H2O कहां से लिया, सेल में होता है, ADP कहां लिया, सेल में होता है, PI कहां से लिया, तो ये GTP से लिया, जो कि GDP में कन्वर्ट हुआ था, वहां से लिया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अलग अलग स्टेप में अलग अलग एंजाइम लगते हैं, और उसके बाद पाइरुविक एसिड के 3 कार्बन मिल करके बना दिए 3 CO2, ये हो गया। NAD प्लस से बना देंगे NADH प्लस H प्लस, FAD प्लस से बना देंगे FADH2, और
एडीपी प्लस पीआई से बना लेंगे एटीपी। ये पूरी कहानी इस तरह से चलती है। अगर आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए पूरी बात करें तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 का, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। एक ग्लूकोज के लिए सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखो अब क्या बोलता है हमने अभी तक देख लिया कि भाई ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना था, वो हो चुका है, CO2 में कन्वर्ट हो चुका है सारे कार्बन का हाइड्रोजन लेकर के। हाइड्रोजन किसको दे दिया है, तो बोले कि 8 मॉलिक्यूल बना लिए किसके, NADH प्लस H प्लस के, 4 इंटू 2, 2 मॉलिक्यूल बना लिए FADH2 के, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल बना लिए ATP के। यही 3 चीजें मिली हमको TCA साइकिल में। पर हमें तो कहा जाता है कि बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगी, तो वो कहाँ है, कैसे हुआ, उसको हम आगे देखते हैं ना। ऑक्सीजन का अभी तक यूज हुआ है, वही कह रहा है एनसीईआरटी कि रेस्पिरेशन में हमने अभी तक ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं किया है, और जो एटीपी कहे गए थे ढेर सारे बनाने को वो भी नहीं बने। फिर NADH प्लस H प्लस यहाँ क्यों बनाए, इसका आगे क्या यूज होना है वो हमें समझना है। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है वो अगले स्टेप में समझते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही आसान है अगर इसको हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो। देखो यहां पर मेनली आपको ये येलो बॉक्स दिख रहा है, ये ग्रीन बॉक्स, ये पर्पल, ये रेड और ये ग्रीन प्लस पिंक का कॉम्बिनेशन। तो हमें समझना होता है कि ये हमारे पास में सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, चलो मैं इसको यहां समझा लेता हूं। हमारे पास में सपोज कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब हमने डिस्कस किया था तब वहां पे केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म समझा था, उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ था, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हुआ था, उससे एनर्जी रिलीज हुई थी, और उस एनर्जी को यूज करके एटीपी सिंथेज ने एटीपी प्रोड्यूस किया था, ठीक है। सेम वही चीज यहां भी होगी, क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, breakdown of proton gradient, इन दोनों चीजों से रिलीज होगी एनर्जी। दिस एनर्जी विल बी यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी का सिंथेसिस करने वाला जो एंजाइम है दैट इज नॉन एज एटीपी सिंथेज, और शॉर्ट फॉर्म कहें तो एटीपी सिंथ हटा दीजिए एटीपेज। इसका एक नाम और है कॉम्प्लेक्स 5। हमने कहा था कि 2 घटनाएं होनी है एरोबिक रेस्पिरेशन में, पहला होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड सेकेंड विल बी ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पर, अब इस इनर मेम्ब्रेन पर हम इस तरह से देख लेते हैं, ये सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस इनर मेम्ब्रेन को बढ़िया एकदम चौड़ा करके बताया है ब्लू कलर से। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की ये पूरी पट्टी, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर की पट्टी है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे अलग अलग एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस बैठे हुए हैं,
4 प्रकार के एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं, पांचवा तो एटीपी सिंथेज खुद है। उन चारों का काम क्या है वो हमें समझना होता है, और चारों का स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो समझना होता है। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनवाएंगे, कहां बनवाएंगे, किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ा जाएगा, कब तोड़ा जाएगा, कहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और किस तरह से एटीपी बनेगा, ये 4 मुख्य सवाल हैं मेन क्वेश्चन से। तो इनको एक एक करके हम एड्रेस करते चलते हैं, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पर एक है कॉम्प्लेक्स 1, फिर है एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स 3 दिखाया है, फिर यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 ये गदा के आकार में दिख रहा है, और लास्ट में है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 4। यहां आप 2 बातें याद रखेंगे तो आपकी कहानी आसान हो जाएगी। लास्ट में तो है ही सही कॉम्प्लेक्स 5, जिससे कि एटीपी बनेगा, ठीक है। इसमें कहानी कैसे याद रखना है कि आपको जब भी NADH को ऑक्सीडाइज करना है, मेन काम यहां होने वाला क्या है, इनसे हाइड्रोजन लिया जाएगा और किसको पास ऑन किया जाएगा, ऑक्सीजन को। इससे भी हाइड्रोजन लिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, ऑक्सीजन को। तो अल्टीमेट हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया ऑक्सीजन। डायरेक्टली दिया जाएगा क्या, नहीं, वाया वाया करके दिया जाएगा, डायरेक्टली देंगे ही नहीं। मेन कहानी इतनी सी है। पर जब भी NADH का ऑक्सीडेशन होगा, NADH प्लस H+ का ऑक्सीडेशन होगा, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होंगे, 1, 3, 4। जब भी FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से लगेंगे, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4। मतलब कॉमन कौन से हो गए, 3, 4, 3, 4। तो NADH हमेशा इंटरेक्ट करना चालू करेगा कॉम्प्लेक्स 1 से, FADH2 हमेशा इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 2 से। कैसे बनेगी कहानी, तो मैं NADH के लिए अलग बना देता हूं, FADH2 के लिए अलग बना देता हूं। ये कहानी मैं बता रहा हूं NADH प्लस H+ के लिए। ये है मेरा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। सबसे पहले NADH इंटरेक्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 1 के साथ। जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो इससे हाइड्रोजन निकाल लिए जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स 1 की एक फिक्स प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि यहां पर है मैट्रिक्स और ये स्पेस कहलाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। गॉट इट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 की फिक्स प्रॉपर्टी ये है कि यहां से जब भी कोई NADH इंटरेक्ट होगा तो उसका हाइड्रोजन ले लिया जाएगा और 4 प्रोटॉन बाहर पंप किए जाएंगे। कहां, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहां से किए जाएंगे, मैट्रिक्स से। वहां से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, यूबीक्विनोन, यूबीक्विनोन, UQ, यूबीक्विनोन का नाम क्या है, UQ, UQ। ये बन जाएगा, कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रॉन लेगा UQH2 में, यूबीक्विनोल में। वहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 3 के साथ अच्छी बात क्या है कि जब यही कहानी मैं FADH2 के लिए बनाता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की,
तो इस तरह से बनाता हूं। FADH2 के लिए कहानी इस तरह से बनेगी। कॉम्प्लेक्स 2 से कहानी स्टार्ट होगी, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 से इंटरेक्ट करेगा और कुछ भी नहीं भेजेगा। इसकी फिक्स प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटॉन पंप नहीं करता। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के किसके पास जाते हैं? यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल बनता है रिड्यूस्ड फॉर्म, और इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 तक गए, लेकिन यूबिक्विनोन से होते हुए। यहां भी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास गए यूबिक्विनोन से होते हुए। तो यूबिक्विनोन कॉमन है दोनों के लिए, चाहे NADH हो चाहे FADH2। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 की फिक्स प्रॉपर्टी है। क्या फिक्स प्रॉपर्टी है? ये भी 4 प्रोटॉन पंप करता है। कहां? मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचते हैं, तो इसकी भी फिक्स प्रॉपर्टी है। 2 प्रोटॉन बाहर फेंके जाएंगे। कहां से? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है। यही कहानी यहां पर चलेगी। तो 4 प्रोटॉन इसके लिए हो जाएंगे और 2 प्रोटॉन इसके लिए हो जाएंगे। गॉट इट? अब यहां आप देखिए सिमिलरिटी आपको कुछ कंसेप्ट्स की। आगे चल के NCERT बताता है कि एक NADH प्लस H प्लस से 3 ATP बनते हैं। ठीक है। अच्छा, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। क्यों बनते हैं उसका रीजन यहां पे आपको समझ में आ जाता है। जब NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो 4 + 4 + 2 टोटल 10 प्रोटॉन पास हुए। कहां? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। 10 प्रोटॉन है, इस कारण शायद ज्यादा ATP है। चलो समझते हैं इसको। फिर यहां देखेंगे कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं कर रहा है, पर कॉम्प्लेक्स 3 कर रहा है और 4 कर रहा है। टोटल कितने प्रोटॉन? 4 + 2 = 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन। ठीक है। अच्छा, आगे चलेंगे तो NCERT ये फिर बताता है कि 4 प्रोटॉन्स का जब पंपिंग होगा तो 1 ATP बनता है। 4 प्रोटॉन। अब जब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन सारे बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। यहां पर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर बढ़ा और अंदर कम, बाहर ज्यादा अंदर कम, बन गया प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। फॉर्मेशन तो हो गया, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कैसे होगा ब्रेक डाउन? तो ब्रेक डाउन करने का रास्ता वही है, ATP सिंथेस। ATP सिंथेस एक्सेस प्रोटॉन को बाहर से अंदर लेके आ जाएगा। ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा कि ये घूमेगा, इसका कन्फर्मेशन चेंज होगा, जैसा मैंने फोटोसिंथेसिस में एक्सप्लेन किया था। प्लीज बच्चों जिनको डाउट हो, प्लीज एक बार फोटोसिंथेसिस का मेरा वीडियो देखें, वहां पर ये चीज और डिटेल में बताई गई है। हाँ, तो ये प्रोटॉन वापस अंदर आएंगे और जिसके कारण ADP और PI को मिला करके ATP बना लिया जाएगा। अच्छा, अब दोनों को एक साथ रख के देखें। ये दोनों मैंने अलग अलग पिक्चर दिखाई, दोनों को एक साथ रख के देखते हैं। चलो पहले ये हिसाब किताब देख लें। 4 प्रोटॉन बराबर 1 ATP कहता है NCERT, पर डायग्राम में आज भी करेक्शन नहीं किया है। डायग्राम जो आपका है इसमें 2 प्रोटॉन ही बताता है NCERT। ये नेक्स्ट पेज के इस डायग्राम में यहाँ 2 प्रोटॉन ही बता रखे हैं। तो जब ये डायग्राम आए तो आप वहां अभी भी 2 प्रोटॉन ही लिखना, पर अगर आपको थ्योरी की बात करनी है तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन की बात NCERT कह चुका है। तो इसको हम देख लेंगे। अभी क्या हो रहा है पहले वो समझते हैं। हाँ, अब हम पूरी कहानी एक साथ समझेंगे। तो पूरी कहानी में क्या क्या दिख रहा है आपको? तो बाहर ये लाइन जो है ये आउट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है, और बीच में नीली पट्टी ये जो है
दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH से इंटरेक्ट करेगा, NADH से प्रोटॉन निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, नाम क्या हुआ? NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। आई होप सबको दिखाई दे रहा हो। NADH डिहाइड्रोजिनेज कहां पर है? मेम्ब्रेन में है। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, NADH से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लिया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्या बना दिया उसने? NAD+। NAD+ बनने के बाद ये NAD चला जाएगा क्रेब साइकिल की तरफ। कहां चला जाएगा? क्रेब साइकिल की तरफ। ठीक है। FMN, फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, उससे होते हुए इलेक्ट्रॉन कहां आया? तो यूबीक्विनोन के पास आया। यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेगा मैट्रिक्स से, तो बन गया ये UQH2। रिड्यूस्ड फॉर्म है यूबीक्विनोल, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है यूबीक्विनोन। गॉट इट? अब देखो, यूबीक्विनोल से बाद में हाइड्रोजन चला जाएगा बाहर, फिर फेंका जाएगा बाहर इसको, प्रोटॉन को, और इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। 1 3। अब देखो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्या है? साइटोक्रोम है। कौन कौन से? तो बोले कि एक साइटोक्रोम बी है, फिर उसके बाद अगला कौन सा है? साइटोक्रोम सी। सीक्वेंस क्या हुआ? पहले बी फिर C1, तो इसका नाम साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम के बारे में हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम्स यूज होते हैं, और वो अपने रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाएं तो हमें Z स्कीम मिलती है। वही बात यहाँ पर भी आ गई। साइटोक्रोम बी से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम सी। तो देखो सबसे पहला साइटोक्रोम कौन सा आया? बी। इसके बाद कौन सा आया? साइटोक्रोम C1। इसके बाद कौन सा आया? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी के बारे में स्पेशल बात यह है कि इसकी पोजीशन देखेंगे, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इसका बाहरी हिस्सा, तो आउटर पोर्शन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अच्छा, साइटोक्रोम सी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्या ये मोबाइल है? हाँ, बोले मोबाइल भी है। ठीक है। तो यहां पर लिखा है साइटोक्रोम सी इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अटैच्ड है तो मोबाइल कैसे हुआ? जो चीज अटैच है वो मोबाइल कैसे होगी? तो बोले कि कन्फर्मेशन चेंज होगा। साइटोक्रोम सी इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसा चलेगा। ठीक है। साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन किसको देगा? तो देखो यहां पर क्लियरली दिख रहा है, इसने दिया कॉम्प्लेक्स 4 को। अगर यही कहानी FADH2 के लिए चलाई होती तो FADH2 क्या कर रहा है? FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम क्या है? वो सक्सीनेट से ले रहा है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। FAD से इंटरेक्ट करा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर यूबीक्विनोन, यूबीक्विनोन से यूबीक्विनोल, तो ये चीज दोनों में कॉमन हो गई। जब FADH2 की कहानी चलेगी कॉम्प्लेक्स 2 से चलेगी, 2 से 3, 3 से 4। तो देखो 4 प्रोटॉन इसने फेंके, 4 इसने फेंके, 2 इसने फेंके, फिक्स प्रॉपर्टी है। NADH किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? पहले के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ। टोटल प्रोटॉन 4 4 8 और 2 10। जबकि FADH2 कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, 3 ने कितने दिए? 4, 2 ने कितने दिए? 2, 4 और 2 6। गॉट इट? ये पूरी कहानी चली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। साइटोक्रोम सी के बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है? तो यहां हम देखेंगे कॉपर सेंटर, कॉपर सेंटर के बाद साइटोक्रोम ए, और लास्ट में साइटोक्रोम A3। ठीक है। अब यहां ये पूछा जाता है कि कॉपर सेंटर किसके पास है? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कौन कौन से कॉपर सेंटर है? कॉपर सेंटर ए, कॉपर सेंटर बी। साइटोक्रोम कौन कौन से हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास? ए और A3। साइटोक्रोम किसके पास नहीं है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास नहीं है। ठीक है। किस किस के पास साइटोक्रोम है? तो बोले कि केवल 2 के पास है, 3 के पास और 4 के पास। मतलब क्या हुआ? NADH से इंटरेक्ट करने वाले के पास साइटोक्रोम नहीं है? अरे भैया नहीं है। FADH2 से इंटरेक्ट करने वाले के पास साइटोक्रोम है क्या? नहीं है, यहां भी नहीं है। क्या समझे बात को? समझे ना? तो यही कहानी है यहां पे। देखो हाँ, ऑक्सीडाइज जो NADH प्लस H प्लस और FADH2 बने थे, कब? क्रेब साइकिल में।
वो यहाँ ऑक्सीडाइज होंगे बाय एन NADH डिहाइड्रोजिनेस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे यूबिक्विनोन के पास, जो लोकेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर। यूबिक्विनोन इनसे भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, किससे? FADH2 से, वाया FADH2, है ना? किसके थ्रू? कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू। चलो भाई ठीक है। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को क्या कहते हैं? यूबिक्विनोल। ऑक्सीडाइज कैसे होगा? अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास वाया साइटोक्रोम C। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1। ये रहा साइटोक्रोम BC1। यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? साइटोक्रोम C, किसके वाया? BC1 के वाया। खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज करेगा। साइटोक्रोम C है ना भैया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, रिड्यूस हो चुका है ये। अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C को तो नाम हो गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। किसका? चौथे वाले का। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज और हो रही है। कॉपर सेंटर से होते हुए फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचा किसके पास? हाफ O2 के पास। अच्छा, यहां पर पहले से हम हाइड्रोजन को पहुंचा रहे हैं, प्रोटॉन बाहर से अंदर आ रहे हैं। अंदर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो प्रोटॉन को यूज कर लिया गया। हाफ O2 के साथ 2 प्रोटॉन लगाए, इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गए, बन गया पानी। तो ऑक्सीजन ने अल्टीमेटली प्रोटॉन को भी यूज किया, इलेक्ट्रॉन को भी यूज किया, रिसीव दोनों को किया। ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर। खत्म बात। यहां बने पानी को मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे और बाकी इसका काम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। F0 F1 दो भाग होते हैं इसके। कौन सा बाहर की तरफ है, कौन सा अंदर की तरफ है? फोटोसिंथेसिस में उल्टा था, यहाँ उल्टा है। F1 वहां बाहर था, यहाँ अंदर है, मैट्रिक्स की साइड में है। फोटोसिंथेसिस में बाहर था, रेस्पिरेशन में अंदर है। F0 मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, F1 मेम्ब्रेन के बाहर निकला हुआ पार्ट है। F1 पार्ट को ही ATP सिंथेस बोलते हैं, क्योंकि जब ये प्रोटॉन पास होते हैं तो इसका कन्फर्मेशन चेंज होता है। 4 प्रोटॉन पास हुए, 4 बार कन्फर्मेशन चेंज हुआ, एक ATP बना। 4 प्रोटॉन से एक ATP। यहां पर प्रोटॉन ज्यादा, यहां पर प्रोटॉन कम। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि जो भी क्रेब्स साइकिल में NADH बने थे, कितने बने थे भैया? 8 NADH। चलो इसको आगे समझते हैं। हाँ, ऑक्सीजन का रोल पहले जरूरी है। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में लग रही है। ऑक्सीजन टर्मिनल एक्सेप्टर है, किसका? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए। चलो भाई ठीक है। यहाँ क्या लिखता है NCERT? हाँ, अगर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं यूज करे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम में रहेंगे? हाँ रहेंगे। क्या सिस्टम चलेगा? नहीं, ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। तो ऑक्सीजन का रोल सीमित है, लिमिटेड है, पर वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। काम छोटा है पर असरदार है ना? इस तरीके से काम कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ATP किस पे डिपेंड करेगा? NADH हाइड्रोजन लेके आया या FADH हाइड्रोजन लेके आया, किस पे? इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? NADH है कि FADH है? अगर NADH है तो एक NADH से 3 ATP, हालांकि 2.5 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे NCERT ने करेक्शन नहीं किया है तो हम इसको इसी हिसाब से आंसर लगा के आएंगे। फिर FADH2 से 2 ATP, है ना? अब देखो, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, लेकिन उसका प्रेजेंस वाइटल है क्योंकि वो पूरी प्रोसेस को चला रहा है, क्योंकि वो रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन, सिस्टम से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यहां दिख रहा है ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दोनों चीजें वही ले जाएगा भैया। हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए? पहले प्रोटॉन, उसके साथ जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तब जाके बनाना हाइड्रोजन। तो दोनों का फाइनल एक्सेप्टर कौन हुआ? ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहां पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? NADH और FADH2 का, तब हो रहा है फॉस्फोराइलेशन। तो हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये ATP कैसे बना था वो देख लेते हैं।
सेम वही बात है, मैकेनिज्म, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस explained by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter। फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज किया जाएगा एटीपी बनाने में, एटीपी सिंथेज एंजाइम या कॉम्प्लेक्स 5 के जरिए। अब ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये नीली पट्टी मतलब हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर साइड मैट्रिक्स साइड। आउटर साइड में क्या है तो बोले कि F0 वाला मेम्ब्रेन पोर्शन है। अंदर की साइड क्या है तो F1 हेड है, हेड स्टॉक टेल। एम्बेडेड कौन सा है F0। अब ये F1 का काम क्या है, ADP और PI को जोड़ के ATP बनाना। तो F1 इज नोन एज ATP सिंथेज। यहाँ कितने प्रोटॉन है ये पूछा जाता है, 2 प्रोटॉन्स, एक ATP बना। ठीक है, अब यहाँ करेक्शन तो कर दिया एनसीईआरटी ने, पर पूरा नहीं किया। देखो कैसे हाँ भाई, इसके दो पार्ट होते हैं, F1 F0। F1 को हेड पीस बोलते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के पास में है, पेरीफेरी पे है। ठीक है, काम क्या है, एटीपी सिंथेसिस करने की साइट होती है। किससे बनाएगा तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनाएगा। F0 कहाँ है तो मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सेल चैप्टर याद कीजिए, प्रोटीन को मेम्ब्रेन से बाहर निकालने के आधार पे दो टाइप में, इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो चैनल की तरह काम करता है। इस चैनल से प्रोटॉन क्रॉस करते हैं। क्या क्रॉस करते हैं, इनर मेम्ब्रेन को। प्रोटॉन कहां से कहां जाते हैं तो भैया इनर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाते हैं। ठीक है, इनके पैसेज को कपल कर दिया जाता है कैटालिटिक साइट से F1 की, जिससे बना लिया जाता है एटीपी। ईच एटीपी के लिए 4 प्रोटॉन पास होगा तब बनेगा। पुरानी बुक्स में करेक्शन नहीं हुआ है, अभी भी ध्यान रखेंगे बच्चे, करेक्शन कर लेंगे। वहां 2 प्रोटॉन लिखा होगा तो 4 प्रोटॉन कर लेंगे। ठीक है, क्यों, प्रोटॉन ग्रेडियंट है। चलो, इसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ये हुआ कि हम कितने एटीपी बना सकते हैं, सेल कितने एटीपी बना सकती है, उसका हिसाब किताब, लेखा जोखा। ठीक है, आप जैसे कोई पार्टी वगैरह करते हो या घर पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें देखा जाता है कितने मेहमान आएंगे, फिर बाद में देखा जाता है कितने आए, कितना खर्चा होना था, कितना हुआ। तो एफिशिएंसी निकाली जाती है। क्या मान के चलना है कि हम बैलेंस शीट बना पाए। क्या सेल ऐसा करती है, नहीं, सेल हमेशा ऐसा नहीं करती कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद 2 पाइरुवेट मिले, पाइरुवेट दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा दिए, नहीं, सेल ऐसा कभी नहीं करती। सेल को जब जहां जिस मॉलिक्यूल की नीड है वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बना लेती है। पहले हम इसको ये समझते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देखे जाएं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इन सेल्स ऑफ एनिमल्स। प्लांट में एक और एक्स्ट्रा था, ऑर्गेनिक एसिड। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं किसकी, एनिमल सेल्स की। तो यहाँ देखो क्या है, प्रोटीन का यूज हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। ग्लूकोज क्या था, सिंपल शुगर था, कार्बोहाइड्रेट में आ गया। तो ग्लूकोज से पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, अल्टीमेटली पायरुविक एसिड। मतलब ये कहानी पूरी कौन सी है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलिसिस, फाइनली बना पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल, एसिटाइल चला दिया गया क्रेब्स साइकिल में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। ये तो कार्बोहाइड्रेट की कहानी हमने पढ़ी। पर क्या होता अगर सेल यूज करती प्रोटीन या फिर फैट। तो देखो, प्रोटीन को पहले तोड़ दिया जाता है, किसमें, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया गया, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के लिए तोड़ने के लिए एंजाइम कौन से लगते हैं, पेप्टिडेजेस या प्रोटीएजेस। फिर बने अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप है, COH ग्रुप है, अमीनो NH2
एसिड मतलब COH, उनसे NH2 हटा दिया गया, NH2 हटा दिया गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ CO2, CO2 रिमूव कर दिया गया। अब उसके बाद जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को आगे ले जाकर के सेल बना सकती है उससे पायरुविक एसिड। ठीक है, चलो भाई, पायरुविक एसिड की फिर वही कहानी हमें पता है। चलो अब फैट का देख लेते हैं। फैट यानी कि फैटी एसिड प्लस लिपिड वाली बात हो गई। इन दोनों को अगर तोड़ें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, दो चीजें मिलेगी। ग्लिसरॉल से बनाया जा सकता है DHAP, DHAP कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में, फिर से वही कहानी चला सकता है। जबकि फैटी एसिड आगे चल के बन सकता है एसिटाइल कोएंजाइम A, दिस इज नॉन एज बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। यहां पर आपने देखा कि अगर रेस्पिरेशन के लिए यूज करना है सेल को कुछ, तो या तो ग्लाइकोलिसिस का कोई मॉलिक्यूल बना लेगी जैसे कि ग्लिसरॉल से बनाया, या फिर पायरुविक एसिड जैसा कुछ बना लेगी प्रोटीन से, या फिर फैट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना लेगी फैटी एसिड से। यही प्रोसेस उल्टी भी चलती है सेल में। कैसे? पायरुविक एसिड का यूज करके अमीनो एसिड बनाए जा सकते हैं और अमीनो एसिड से प्रोटीन बना लेगी सेल। एसिटाइल कोएंजाइम A से फैटी एसिड बनाए जा सकते हैं, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ जोड़ के फैट्स बनाए जा सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल किसी मॉलिक्यूल से कोई दूसरा मॉलिक्यूल बना भी सकती है जोड़ जोड़ करके, और कुछ को तोड़ करके वापस बना सकती है। मतलब इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन में क्या केवल ब्रेकडाउन हो रहा है? नहीं, यहां पर तो बने हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका यूज करके कुछ बनाया भी जा रहा है। केवल तोड़ नहीं रहे हैं, बना भी रहे हैं। दे आर नॉट ओनली कैटाबोलाइजिंग, दे आर ऑल्सो एनाबोलाइजिंग। मतलब कैटाबोलिक भी है, एनाबोलिक भी है। तो पाथवे कैसा होना चाहिए? एम्फीबॉलिक। पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, एम्फीबियन। कैटाबोलिक भी है, एनाबोलिक भी है, तो एम्फीबॉलिक। रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे। अब यहां हमको ये चीज समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि सेल पायरुविक एसिड को हमेशा इधर ही पहुंचा दे। पायरुविक एसिड से ये भी बनाया जा सकता है। तो सेल को जब जहां जरूरत पड़ेगी वैसा हम मान लेते हैं कि सेल वैसा यूज कर रही है। पर फॉर द सेक ऑफ इंस्पिरेशन या फॉर द सेक ऑफ प्रेजिंग द ब्यूटी और एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की खूबसूरती को अगर आप समझना चाहते हैं, एफिशिएंसी को आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ अजम्पशन लिए गए। क्या अजम्पशन लिए गए? कि यार हम मानेंगे कि आइडियल सिचुएशन है, कार्बोहाइड्रेट का यूज हो रहा है रेस्पिरेशन में, जो भी पायरुवेट बन रहा है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा दिया जा रहा है। ठीक है, और क्या क्या अजम्पशन है? तो आइए ये 4 पॉइंट जो अजम्पशन वाले हैं वो यहां पर देख लेते हैं। इसके बेसिस पे कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो देखिए अजम्पशंस क्या क्या हैं कि ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ऑर्डर में चल रहा है, जिसमें एक के बाद एक स्टेप और अगला जो है उसके अगले के पास जाएगा। तो मतलब सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर TCA साइकिल चलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एक के बाद एक। दूसरा, NADH जो बना ग्लाइकोलिसिस में उसको कहां पहुंचा दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसका हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कोई भी इंटरमीडिएट पाथवे में किसी और चीज को बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा। तीसरा अजम्पशन। चौथा, केवल ग्लूकोज का ही यूज हो रहा है और कोई यूज नहीं किया गया। तो चलो अगर ये सारी बातें हम मान लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास था, अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस की, मैंने यहां लिख दिया ग्लाइकोलाइसिस, फिर हुआ था लिंक रिएक्शन, फिर हुआ था क्रेब्स साइकिल, फिर हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये चारों प्रोसेस हो रही है। अब यहां लिख देता हूं ATP, यहां NADH प्लस H प्लस,
और इधर FADH2। ठीक है, चलाते हैं प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बचे थे? तो 2 बचे थे एटीपी। ठीक है, NADH कितने बने थे वहां पे? 2 बने थे। एक ग्लूकोज की बात हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखना, पाइरुवेट के लिए आधा हो जाएगा, सुक्रोज के लिए डबल हो जाएगा। FADH2 0 बना था। ठीक है, लिंक रिएक्शन जब हुई थी, ATP 0 बना था, NADH एक मॉलिक्यूल बना था एक पाइरुवेट से, तो कितने, एक ग्लूकोज के लिए कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बन गए 2 NADH। हाँ, FADH2 यहाँ पे 0 बना था। क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में 3 पॉइंट ऐसे थे जहां, सॉरी 1 पॉइंट ऐसा था जहां ATP बना था, GTP से ATP, 2 मॉलिक्यूल लिए पाइरुवेट के, यानी कि एक ग्लूकोज के लिए, तो 2 ATP बन गए। ठीक है, NADH कितने बने थे? 3 जगह थे क्रेब्स साइकिल में, और हर जगह 2-2 NADH बन रहे थे। 2 into 3 6 NADH। ठीक है, एक जगह FADH2 बन रहा था, लेकिन 2 बार बनाएंगे तो 2 FADH2 बन रहा था। टोटल कितने हुए क्रेब साइकिल में? 2 ATP का अगर जोड़े आप, ATP कितने हो गए टोटल? 2 और 2 4, 4 ATP, फिर 2 2 4 और 6, टोटल हो गए 10 NADH। 10 NADH बराबर 30 ATP। FADH2 दो जगह बना, 2 into 2 4 ATP। टोटल कितने ATP हो गए? 4 ATP ये, 30 ATP ये, 4 ATP ये, टोटल हो गए 30 + 4 + 4, ये ब्यूटी है 38 ATP बन गए। ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है जिसमें हम रेस्पिरेटरी कोशेंट की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट है कि किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करके या करने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, कितना CO2 निकला। तो इसमें सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ना है भाई। खाना है, खाने पर आपने, खाने में तीनों चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये आपका फैट्स, तीनों का ऑक्सीडेशन आपकी बॉडी में हो रहा है। तीनों के ऑक्सीडेशन से एनर्जी कितनी लगेगी, ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन किस में ज्यादा लगेगा, CO2 किस में ज्यादा निकलेगा, ये सब चीजें देखना होती है। तो देखो, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन O2 कंज्यूम होता है, CO2 रिलीज होता है। इनका रेशियो निकालना है बस। कैसे निकालना है, ये लाइन याद रखनी होती है। CO2 इवॉल्व का वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, रेशियो। रेशियो के लिए लिखा गया है, ऊपर क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, टू मतलब ये नीचे वाला, इक्वेशन के नीचे वाला, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, यही फॉर्मूला बन गया। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ये फॉर्मूले के बहुत सारे अलग अलग तरीके से गलत सही बना के दे दिए जाते हैं और बच्चों से पूछा जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यूज होगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जब यूज होगा तो CO2 और O2 का रेशियो बराबर आएगा, CO2 जितना है उतना ही O2 1। ठीक है, चलो भाई, इक्वेशन यहां लिख दी है, ग्लूकोज की इक्वेशन क्लियर है। फिर फैट्स का जब यूज होगा रेस्पिरेशन में तो RQ लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन पहले से ज्यादा है, नीचे का ऑक्सीजन कम लगेगा, ऊपर का ज्यादा रहेगा CO2 इवॉल्व, तो ये 0.7 ट्राइपामिटिन का। फिर वैसे ही लास्ट पॉइंट, प्रोटीन का जब यूज होगा तो रेशियो अबाउट कितना रहेगा, 0.9 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ कितना हो गया 1, फैट के लिए कितना हो गया 0.7, प्रोटीन के लिए कितना हो गया 0.9। अगर एक खाने की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, मतलब 1 + 0.7 + 0.9 का एवरेज डिवाइडेड बाय 3।
कितना आया आंसर 0.85। तो सामान्य रूप से आप जो खाना खाते हैं उसका RQ कितना है, तो 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है, नियर बाई। अच्छा, कभी भी पूरी तरह से केवल प्रोटीन या केवल फैट, प्योर प्रोटीन और प्योर फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जगह पर यूज नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे डाउट्स सॉल्व हुए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट स्टूडेंट्स। बने रहिए MGCI के साथ।